हेलो डियर, तो आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.2 के टाइप 3 का प्रश्न। चलिए करते हैं 18 नंबर प्रश्न को हल। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पहला 18 नंबर प्रश्न लिखा है कि एक गोलाकार क्षेत्र के परिमाप 360 किलोमीटर है। 3 साइकिल सवार इस प्रकार चलना प्रारंभ करते हैं कि वे एक दिन में 48, 60 तथा 72 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। वे दोबारा एक दूसरे से कब मिलेंगे। एक सर्कल है जो 360 किलोमीटर का है, ठीक है। पहला यात्री जो है वो एक दिन में 48 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और दूसरा वाला 60 किलोमीटर और तीसरा वाला 72 किलोमीटर चलता है। तो अगर वो एक दिन में 48 किलोमीटर तय कर रहा है तो सोचिए कि 360 किलोमीटर तय करने में कितना दिन लेगा। तो पहले हम ये निकालेंगे, ठीक है। तो प्रथम साइकिल सवार द्वारा द्वारा 360 किलोमीटर यात्रा तय करने में लगा दिन। कितना दिन लग जाएगा? 360/48। इसको हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? भाग करते हैं तो आएगा 7.5 दिन, ठीक है। उसी प्रकार दूसरी साइकिल द्वारा लगा दिन। ठीक है, कितना लगेगा? 360 दूसरा चल रहा है 60 किलोमीटर, तो हो जाएगा 0 6 36, यानी कुल देरी तय करने में 6 दिन लगेंगे दूसरे साइकिल सवार को, अगर वो एक दिन में 60 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहा है तो। इसी प्रकार थर्ड द्वारा तय करने में लगा दिन। कितना दिन लग जाएगा? देखिए, उसको दिन लग जाएगा पूरा 360/72। भाग देंगे तो कितना आ जाएगा इसका? 5 बार में जाएगा, 5 10 5 बार में, ठीक है। 5 दिन लग जाएगा। अब कह रहा है कि वो एक दूसरे से कब मिलेंगे। तो वे एक दूसरे से तब मिलेंगे जब हम इन संख्याओं का क्या निकाल लेते हैं, अगर एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो चलिए मैं निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा? 7.5 का एलसीएम निकालेंगे, 6,5 का, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों बात करें, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 6×5 = 30, 30 आएगा। तो 30 आ रहा है, अगर 7.5 से 30 में भाग चला जाएगा तो समझ लीजिए कि इसका भी पूरे का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 में अगर भाग चला जाए 7.5 का, भाग देते हैं 75 दूना 75 चौको कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। चलिए ठीक है, भाग चला गया, यानी कि इसका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा? 30 आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक दूसरे से कितने दिन बाद मिलेंगे? 30 दिन बाद मिलेंगे। चलिए करते हैं अगला प्रश्न, और आप इसको अच्छे से नोट कर लो। मैं ऊपर करके इसको दिखा देता हूँ कैसे किया गया। एक बार फिर समझ लेते हैं कि 360 का पूरा सर्कल था। तो पहला साइकिल सवार जो है एक दिन में 48 किलोमीटर यात्रा तय कर रहा है। तो जो पूरा 360 किलोमीटर भी तय करने में कितना दिन लेगा? 7.5 दिन लेगा, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि दूसरा साइकिल सवार जो है एक दिन में 60 किलोमीटर यात्रा तय कर रहा, तो 360 किलोमीटर तय करने में कितना लेगा? तो हम भाग दे देंगे उसमें पूरे में, तो हो जाएगा 6 दिन, ठीक है। यानी 6 दिन में दूसरा वाला पूरा सर्किल को चल लेगा। तीसरा वाला 72 किलोमीटर की यात्रा करा एक दिन में, तो 72 से हमने भाग दिया 360 में, तो कितना आ गया? 5 दिन। तो 5 दिन लग जाएगा इसको पूरी यात्रा तय करने में। फिर हमने क्या किया, इन्हीं जितने भी दिन आए हैं हमने क्या निकाल लिया? एलसीएम निकाल लिया, क्योंकि बोला भी दूसरे से कब मिलेंगे, तो न्यूनतम बार पे मिलेंगे। तो इसके लिए हमने निकाल लिया इसका एलसीएम निकाला, कितना है? 30 दिन आ गया। इसी साथ ये प्रश्न सॉल्व हो गया। चलिए करते हैं 19वां नंबर प्रश्न। मैं इसको ऊपर बढ़ाता हूँ, आप इसको अच्छे से नोट कर लो और कॉपी पेन लेकर बैठो कि आप इसको अच्छे से कर सको। तो देखो, हमारा 19वां नंबर प्रश्न है। 19वें नंबर का हाल देखिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, लिखा है यदि p व q धनात्मक अभाज्य गुणांक हैं तो सिद्ध कीजिए कि √p + √q एक अपरिमेय संख्या होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभाज्य पूर्णांक क्या होता है। अभाज्य पूर्णांक दोस्तों, जो अभाज्य पूर्णांक होता है एक्चुअली में वो होता है अपरिमेय संख्या। वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या। और जो भाज्य पूर्णांक होता है, वो क्या होता है? वो परिमेय भी होता है, और अपरिमेय भी होता है।
आप इतनी बात दिमाग में घुसा लो कि कोई अभाज्य पूर्णांक होगा तो वो अपरिमेय संख्या होती है, कोई भाज्य पूर्णांक होगा तो वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। कैसे? देखो, अभाज्य पूर्णांक का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या जिसके एक मतलब उसका सिर्फ दो फैक्टर हो, एक तो एक हो और दूसरी वो खुद संख्या हो। जैसे 3 का अगर आप फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? 3 का अगर आप फैक्टर करते हो तो वो आएगा 3 × 1, इसका और कुछ तो गुणनखंड हो नहीं सकता है। पर 4 का क्या कर सकते हो? 4 वैसे तो 4 × 1, या 4 का कैसे 2 × 2। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ये फैक्टर भी आ जा रहा है, ठीक है। तो 4 क्या होगा? 4 ये भाज्य संख्या की भाज्य पूर्णांक होगा हमारा, और 3 हमारी क्या होगी? एक अभाज्य पूर्णांक होगी। अगर ये अभाज्य पूर्णांक है 3, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी क्या होगी? एक अपरिमेय के रूप में होगी अगर इस पर √3 लगा है तो। अगर अंडर लगा है तो हम जानते हैं कि √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार कैसे सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को, चलिए देखते हैं। तो हमको दिया है, क्या दिया, इसको मैंने समझाने के लिए रख दिया, ठीक है, साइड कर देते हैं। दिया है कि P, Q एक अभाज्य पूर्णांक है, एक अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है दोस्तों? देखिए कि √P + √Q एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो अभाज्य पूर्णांक होंगे वो क्या होंगे? अपरिमेय संख्या होंगे। P और Q क्या है? यहाँ पर अभाज्य पूर्णांक है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं चूंकि P, Q अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है, इसलिए √P, √Q एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। और हम जानते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं का मैं थोड़ा इसको ऊपर बढ़ा देता हूँ, आप देख सकते हो, और आप इसको अच्छे से करते चलो मेरे साथ। दो अपरिमेय, ठीक है, चलो कर लो। दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए √P + √Q क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। आप दोस्तों जल्दी से इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। मैंने आपको अच्छे से इसको समझा दिया है, आप इसको अच्छे से कर सकते हो। फिर से मैं समझा देते हैं कि P, Q देखिए प्रश्न में ही दिया है कि एक अभाज्य पूर्णांक है। जो भी अभाज्य पूर्णांक होंगे क्या होंगे? वो अपरिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है, वो क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। अगर वो अंडर में है तो यहाँ पर देख रहे थे √P + √Q क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो मैं सिद्ध करना है। तो P, Q अगर अभाज्य पूर्णांक है तो √P और √Q क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि देखिए अगर ये अभाज्य पूर्णांक था, अगर ये अंडर में, तो क्या ये अपरिमेय संख्या के रूप में है, ठीक है, किस रूप में? अपरिमेय संख्या के रूप में है। अतः हम कह सकते हैं कि √P + √Q भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी। चलिए दोस्तों, इसको आप अच्छे से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, और कॉपी किताब लेकर बैठे हो तो इसको अच्छे से नोट कर लो, अपने नोट्स बनाते चलिए करते हैं 20वां नंबर प्रश्न सॉल्व। चलिए दोस्तों, हमारा 20वां नंबर प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 4 - 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों इसको कैसे करेंगे आप इसको अच्छे से समझ लो कि सबसे पहले हम ये मान लेंगे, हम इसको अच्छे से मान लेंगे, हाँ, कि माना 4 - 5√2 एक परिमेय संख्या है। ऐसा हम क्यों माने? मैं आपको बहुत अच्छे समझा रहा हूँ, ठीक है, देखो आराम से समझना। एक परिमेय संख्या है, अगर एक परिमेय संख्या है तो हम इसको इक्वल में लिख सकते हैं किसके? P/Q के, ठीक है, जहाँ P, Q एक पूर्णांक है,
एक पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब हम इसको करेंगे पक्षांतर। तो कैसे करेंगे, देखिए 4 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा माइनस का 5√2 इक्वल P/Q माइनस का 4। ठीक है, अब इधर माइनस का 5√2 इक्वल टू एलसीएम बराबर करते हैं, तो इससे ये इससे गुणा करेगा, इससे गुणा करेगा, तो हो जाएगा P माइनस का 4Q अपॉन में Q। ठीक है, ये माइनस का साइन है उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, और 5 को भी इधर भेज देते हैं तो √2 इक्वल टू, आप इसको अच्छे से नोट करते चलो, मैं इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाता हूँ। देखिए √2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4Q माइनस का P अपॉन में 5Q। ठीक है, ये माइनस इधर आएगा तो ये जो इधर प्लस का है वो माइनस में, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, तो 4Q हो गया प्लस का और P हो गया माइनस का। तो दोस्तों अगर P और Q यहाँ पर पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, तो ये संख्या क्या होगी। अब जरा सोचो, मान लो P इक्वल टू, अगर हम मान लेते हैं कि P इक्वल टू हमारे पास 2 और Q इक्वल टू हमारे पास कितना है, 3 है, 1 मिनट के लिए मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 × 3 माइनस का 2 बटा 5 × Q का मान है 3। तो सॉल्व करने में कितना आएगा, 4 3 12 में से 2 जाए 10 और 5 3 15, तो 10/15 ये क्या हो जाएगी, एक ये हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या। ठीक है, क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। तो हम कह सकते हैं, मैंने आपको ये समझा दिया, तो हम ये बात कह सकते हैं कि 4Q माइनस का P बटा 5Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः दोस्तों अगर इधर वाली संख्या परिमेय होगी और ये परिमेय संख्या इस संख्या के बराबर है तो ये भी परिमेय ही होनी चाहिए। अतः √2 भी एक परिमेय संख्या। थोड़ा मैं इसको ऊपर बढ़ाता हूँ, आप अच्छे से नोट करते चलो मेरे साथ। एक परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, जो कि एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब है दोस्तों कि जो हमारी बात का विरोध कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 क्या है, √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये तो परिमेय संख्या होगी जो कि एक विरोधाभास है। अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए 4 - 5 √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, और ये अपरिमेय इसलिए हो रही है क्योंकि √2 अपरिमेय है, तो √2 अपरिमेय है तो उसमें किसी भी संख्या का गुणा करें परिमेय संख्या के, या उसमें से किसी परिमेय संख्या को घटाएं, वो अपरिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, और इसके साथ आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से सॉल्व कर लो। बहुत ही हल्का प्रश्न था। इसके बाद का जो प्रश्न है 21 नंबर, उसको आप खुद से करोगे, फिर मुझे कमेंट बताना कि आप इसको कर पा रहे हो कि नहीं, और इसी तरीके सारे प्रश्न करने हैं। और अब मैं करने जा रहा हूँ इस टॉपिक का 22वां नंबर प्रश्न। तो चलिए करते हैं वीडियो में 22वें नंबर प्रश्न को हल। तो देखो मैं इसको करता हूँ, थोड़ा सॉल्व थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं। चलिए 22वां नंबर हमारा प्रश्न है, थोड़ा मैं इसको और ऊपर बढ़ा देता हूँ। देखिए दोस्तों 22वां नंबर प्रश्न आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो हल में कि 22वां नंबर प्रश्न लिखा है कि 6 गेंदों को 2, 4, 6, 8, 10, 12 मिनट के अंतराल पर क्रमशः घुमाया जाता है। 30 घंटे में कितनी बार वे एक साथ घूमेंगी। दूसरे बार प्रश्न फिर से पढ़ते हैं कि 6 गेंदों को 2, 4, 6, 8, 10, 12 मिनट के अंतराल पर क्रमशः घुमाया जाता है, तो 30 घंटे में कितनी बार वे एक साथ घूमेंगी। तो कितनी बार बोला है, तुम क्या करेंगे, दी गई संख्या को क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे पहले। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम किसका निकालेंगे, एलसीएम आप निकालेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 का। ठीक है, तो कितनी मिनट बाद मिल रही है पहले हम ये पता करेंगे। तो देखिए 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 1, और 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2, और 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। उसी प्रकार हम 8 को लिख सकते हैं
2 की पावर 3 और 10 को लिख सकते हैं क्या 2 गुणे 5 और 12 को लिख सकते हैं 2 छंग 12 यानी 2 गुणे 3 2 3 6 2 नहीं 12 यानी 2 घात 2 गुणे 3। ठीक है, अब देखिए इसमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम हम खोजेंगे इसमें सबसे अधिकतम घात कितनी है। तो 2 को देखते हैं पहले, 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2 की अधिकतम घात यहाँ पर 2 घात 3 है तो हम 2 घात 3 लिख लेंगे गुणे। फिर देखते हैं 3 अलग संख्या है तो 3 की अधिकतम घात कितनी है, एक ही है तो 3 ले लेंगे। और क्या है 5 है, 5 कितनी में एक ही है तो 5 ले लेंगे। ठीक है, तो 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8 और गुणे 3 गुणे 5, 8 3 के 24 और 24 पंचे हो जाएगा 120, यानी 120 मिनट के अंतराल पर वो मिल रहे हैं। ठीक है, तो फिर आगे बोला है प्रश्न में देखिए कि क्रम से घुमाया जाता है तो 30 घंटे में कितनी बार वे एक साथ घूमेंगी। तो 30 घंटे में वे कितनी साथ एक दूसरे साथ घूमेंगी। तो दोस्तों जब भी उसको घुमाया जाएगा तो ये 120 मिनट ले रहा है। ठीक है, 120 मिनट ले रहा है, यानी कि एलसीएम अगर हम घंटे में बात करें तो ये हमारे क्या आ गया 2 घंटे आ गए, क्योंकि हम जानते हैं कि 60 मिनट का 1 घंटा होता है तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2 घंटा। तो अब बोल रहा है कि वो 30 घंटे बाद 30 घंटे में वे एक साथ घूमेंगी बराबर दोस्तों 30 में हम भाग कर देंगे 2 से। ठीक है, और वो 1 घंटा पहले से ही घूम रही है तो क्या हो जाएगा 2 से भाग दें तो 15 15 1 16, यानी कि वो 16 बार घूमेंगी। दोस्तों इसी के साथ हम लोगों ने कर लिया है प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को सॉल्व, टाइप 3 में का भी। अब मैं आगे का वीडियो को जल्दी से बनाने के देने वाला हूँ। इस वीडियो में जितना ये बताया गया आप इसको अच्छे से नोट कर लो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हम श्री बालाजी प्रकाशन सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करके बताते हैं, और आगे के प्रश्न में करने वाले हैं हम लोग 1.3 और कुछ शांत और शांत तथ्य पर बात। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो। चलिए।